हिंदी के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है समास। एंड सबसे पहले हम जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो देखिए, समास जो शब्द है वो आपका दो शब्दों के मेल से बना है, सम एंड आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त एंड आस का अर्थ होता है कथन या फिर शब्द। ये दोनों के मेल से आपका बना है समास। एंड इसका अगर पूर्ण अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है संक्षिप्त कथन या फिर संक्षिप्त शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। कई बार डायरेक्टली जब सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए समास शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आपको क्या बताना है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि समास प्रक्रिया में शब्दों को हम लोग संक्षिप्तीकरण करते हैं, यानी कि उसको शॉर्ट करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं। आगे देखिए, समास क्या है? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको हम लोग समास कहेंगे। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि जो शब्द बन रहा है उसका कोई एक सार्थक मीनिंग निकलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी उटपटांग मीनिंग निकल जाए एंड उसको आप समास का नाम दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका कोई ना कोई मीनिंगफुल मतलब जो है वो होना चाहिए। एंड और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे शब्दों का मिलन हो रहा है। एंड एक सवाल और पूछा जाता है कि जब दो वर्णों का मेल होता है, तो देखिए जब दो वर्णों का मेल होता है तो वहाँ पे संधि देखने को मिलता है, लेकिन समास में आपका दो शब्दों का मेल होता है। जब हम लोग संधि का क्लास करेंगे तो वहाँ पे संधि के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम समास के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अगला शब्द है आपका समस्त पद या सामासिक पद। देखिए, समास के नियमों से जो शब्द बनाए जाते हैं उस शब्द को हम लोग समस्त पद या सामासिक शब्द के नाम से जानते हैं। आई होप कि अभी तक आपको इतना बातें समझ में आ गई होगी। ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टर्म आपको याद रखना है समास विग्रह। देखिए, समास का विग्रह होता है एंड संधि का विच्छेद होता है। अगर आपने संधि पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि उसमें जब वर्णों को अलग किया जाता है तो वहाँ पे संधि विच्छेद किया जाता है। उस प्रक्रिया को, वर्णों के अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है समास की। एंड समास में जो भी पद मिलेंगे, जो भी शब्द मिलेंगे, उसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होगी उसको समास विग्रह के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, नील कमल, ये एक सामसिक पद है, समासिक पद है, या फिर इसको हम क्या जान सकते हैं? समस्त पद के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो समस्त पद है इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीला है जो कमल, यानी कि इसमें आपका दो शब्द है एंड दोनों शब्द को अलग कर दिए। ठीक है, दोनों शब्द को पृथक कर दिए। तो दोनों शब्द जब पृथक हो गया तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को कहेंगे कि इसका जो है विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया। आगे है चौराहा। तो यहाँ पे भी ये जो शब्द आपका बना है दो शब्दों के मिलन से बना है। एंड जब ये दोनों शब्द को अलग अलग कर देंगे तो ये जो अलग करने की प्रक्रिया है इसी को समास विग्रह के नाम से जानेंगे। तो आई होप कि आपको इतना बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कुछ बेसिक चीज कि समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद एंड दूसरे को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट हम आपको बता देते हैं जिनको आज तक समास के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होगा, बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि समास रचना में जो है प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद एंड दूसरे को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, राजपुत्र। तो राजपुत्र में क्या है? राज जो है पूर्व पद है एंड यहाँ पे जो है पुत्र जो है वो उत्तर पद हो जाएगा। राजपुत्र यहाँ पे क्या है कि दो शब्दों के मेल से बना है, राज प्लस पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। तो राज आपका पूर्व पद हो जाएगा एंड आपका जो पुत्र है वो आपका उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है,
समास प्रक्रिया में पदों के बीच की जो विभक्तियां होती है वो गायब हो जाती है, वो लुप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे था राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, अगर इस राजपुत्र का विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे इसके शब्दों को, तो क्या होगा कि राजा का पुत्र। तो यहाँ पे जो राजा का पुत्र है, ये जो का विभक्ति है, ये क्या हो रहा है, लुप्त हो जा रहा है, यहाँ पे इसको गायब कर दिया जा रहा है। एंड तब जाके ये एक सामसिक शब्द, समासिक शब्द बना रहा है, या फिर एक जो है वो समस्त पद बना रहा है जो कि राजपुत्र है। तो यहाँ जो है का विभक्ति लुप्त हो गई। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं समास के भेद, एंड ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्राचीन ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है समास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता था, लेकिन अगर आप आधुनिक ग्रामर को देखोगे तो आपको समास के 6 भेद देखने को मिलेंगे। एंड हम लोग इस क्लास में आज 6 भेद पढ़ने वाले हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, एंड छठा है बहुव्रीहि समास। ठीक है, लेकिन अगर प्राचीन ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 टाइप्स के यहाँ पे समास होते थे। एक होता था आपका तत्पुरुष। देखिए यहाँ पे जो एक्चुअली क्या होता था कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आपका कर्मधारय समास, एंड कर्मधारय समास के अंदर ही आपका द्विगु समास देखने को मिलता था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है कि आधुनिक ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है इन समास को अलग अलग कर दिया गया है। मैंने क्या बोला कि प्राचीन ग्रामर में क्या होता था कि तत्पुरुष समास के अंदर ही आपका कर्मधारय समास, एंड कर्मधारय के अंदर आपको द्विगु समास देखने को मिलता था, एंड तीनों को हम लोग एक ही साथ पढ़ते थे। लेकिन अब आधुनिक ग्रामर में क्या हुआ, सबको अलग अलग कर दिया, एंड टोटल आपका यहाँ पे 6 समास पढ़ने को है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग सभी समास के बारे में डिटेल से जानते हैं। यहाँ पे आप आगे पीछे करके समास को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका द्वंद्व समास है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मैंने अभी 2 पद के बारे में बताया था, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। अब देखिए वैसा समास जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर, यानी कि उसको अलग अलग करने पर उनके बीच तथा, या, अथवा, एवं, या, और का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधे क्या याद रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा, एंड जब उसको हम लोग विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद क्या होगा कि 2 शब्दों के बीच पूर्व पद एंड उत्तर पद दोनों के बीच आपका क्या आना चाहिए, या तो और आना चाहिए, इसके अलावा या आना चाहिए, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एवं आना चाहिए, अथवा आना चाहिए, तथा आना चाहिए, ये सब आएगा। एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, जैसे कि नदी नाले, ये आपका समास हो गया, एंड जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नदी और नाले, तो यहाँ पे बीच में क्या आया, और आया। पाप पुण्य, इसको विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, बीच में क्या आया, और आया। सुख दुख, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, सुख और दुख, बीच में क्या आया, और आया। उसी तरह ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ऊंच नीच को अगर हम लोग विग्रह करेंगे, अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ऊंच या नीच, यहाँ पे क्या आया, या आया। ठीक है, भला बुरा, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, भला या बुरा, तो बीच में क्या आया, या आया। तो द्वंद्व समास में क्या होना चाहिए कि दोनों जो पद है उसके बीच में या तो और आएगा, या आएगा, या फिर आपका इसके अलावा एवं भी आ सकता है, या फिर अथवा भी आ सकता है, ये सभी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पहचानना कैसे है, तो दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए समस्त पद में ध्यान दीजिए, नदी और नाले, नदी यहाँ पे बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, नाले तो यहाँ पे योजक चिन्ह है। इसी तरह पाप पुण्य, तो यहाँ पे भी योजक चिन्ह है। आप सिंपली ऐसे भी पहचान सकते हैं। आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा कि नदी नाले, बताइए कौन सा समास है, तो इस योजक चिन्ह के मदद से आप पहचान पाइएगा
कि ये द्वंद्व समास है। एंड इसको विग्रह करके भी आप देख सकते हैं कि नदी और नाले, बीच में और आ रहा है एंड दोनों पद प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है, जहां पे आपको योजक चिन्ह नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि ये है आपका समस्त पद, ठीक है, या फिर समास कह लीजिए। लेकिन अब कैसे पता लगाइएगा कि इसमें द्वंद्व समास है? तो आपको यहाँ पे अब क्या करना है, विग्रह करना है। विग्रह करने के बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि इसमें द्वंद्व समास है। तो धर्मा धर्म, तो इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे तो धर्म प्लस अधर्म बनेगा। एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं धर्म और अधर्म, तो बीच में आपका और आ रहा है। इसी तरह पापा पाप, यानी कि पाप प्लस अपाप, इससे बना हुआ है। एंड इसको विग्रह करेंगे तो पाप और अपाप, तो यहाँ पे भी और आ रहा है। और एक चीज क्या है कि दोनों पद प्रधान है, पाप एंड अपाप दोनों प्रधान है, लाभ अलाभ दोनों प्रधान है, धर्म अधर्म दोनों प्रधान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपवाद वाला भी ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपका योजक चिन्ह आएगा, लेकिन 99% में आपका योजक चिन्ह आता है, ठीक है। योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। अगला है आपका द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास आपका और भी आसान होता है। इसमें क्या है कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। बहुत ही आसान तरीके से आप द्विगु समास को पहचान सकते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। द्विगु समास में क्या होगा, पहला पद संख्यावाची एंड दूसरा पद प्रधान। एग्जाम्पल से समझिए, सप्त सिंधु, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 7 सिंधुओं का समूह। दो पहर, 2 पहरों का समूह, यानी कि त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। क्या आपको अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए पहला पद जो है ये वाला 3 2 7 4 9 7 क्या है, संख्यावाचक है। इसके अलावा दूसरा पद क्या है, प्रधान है। पहला वाला तो संख्या है, लेकिन दूसरा जो पद है जैसे कि सिंधु हो गया, पहर, लोक, रा, इसी तरह नवरात्र में रात्र हो गया, 7 ऋषियों ये सब क्या है आपका दूसरा पद है एंड प्रधान है। तो दूसरा पद का यहाँ पे संख्या बताया जा रहा है। द्विगु समास में क्या होता है कि दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है एंड इसी के संख्या के बारे में बात की जाती है। तो साधारण आप याद रख सकते हैं कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होगा एंड जो दूसरा पद होता है उसी के संख्या के बारे में बात कही जाती है। तो ये आपका बहुत ही आसान है, द्विगु यानी कि नंबर, संख्यावाचक, ठीक है। आगे देखिए, 5 मढ़ियों का समूह पंचमढ़ी, 7 दिनों का समूह सप्ताह, त्रिकोण, यानी कि सब में आपको संख्यावाचक देखने को मिलेगा। जहां कहीं भी आपको संख्यावाचक देखने को मिलेगा वहां पे आपका द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला है बहुव्रीहि समास। ये आपका और भी आसान है। क्यों आसान है, देखिए यहाँ पे जो 2 पद है, दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यानी कि दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल से समझिए, नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका। तो देखिए यहाँ पे जो ये दोनों पद प्रधान नहीं है, अब नीला है ये कंठ जिसका, तो ये किसको बता रहा है, शिव जी को बता रहा है। यानी कि ये जो समास है वो किसी तीसरे पद को इंगित कर रहा है, संकेत दे रहा है तीसरे पद का। इसी तरह यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है, ठीक है। आगे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, तो ये हम किसको कहते हैं, गणेश जी को, यानी कि किसी तीसरे का यहाँ पे बोध हो रहा है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो यहाँ पे रावण का बोध हो रहा है, दशानन रावण के नाम से जानते हैं। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है, यानी कि विष्णु जी के बारे में बात कही जा रही है। महावीर, महान वीर है जो, यानी कि किसको कहा जाता है, हनुमान जी को, यानी कि तीसरे पद के बारे में बात की जा रही है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु जी के बारे में बात कही जा रही है। पंकज, पंख में पैदा हो जो, यानी कि कमल, ठीक है, किच्चर में जो पैदा होता है यानी कि कमल, ठीक है। पीताम्बर,
पीत है अंबर जिसका, यानी कि कृष्ण, यानी कि जिसका जो कपड़ा है वो पीला कलर का है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कृष्ण जी के लिए। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, यानी कि रात्र में विचरण करने वाला, तो किसको कहते हैं? राक्षस को। ठीक है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, यानी कि शिव जी। यानी कि यहां तक आपको जो है ये चीज पता चल गया होगा कि बहुव्रीहि समास में हम लोग किसी तीसरे पद की प्रधानता के बारे में बात करते हैं। ठीक है। पहला पद एंड दूसरा पद जो है वो किसी तीसरे पद को इंगित करता है, तीसरे पद का संकेत करता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। अगला है आपका कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या है। एक सिंपल सा बात याद रखिए, इस समास में दूसरा पद प्रधान होगा और पहला पद विशेषण होता है। ठीक है। पहला पद विशेषण होता है। इस प्रकार हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो वैसा समास जहां पे आपका विशेषता बताई जाए, ठीक है, तो वो आप आंख मूंद के लगा लीजिएगा कि वो आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नील कमल, नीला है जो कमल, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण, चरण की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है। नीलकंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि अंबर का यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है कि वो पीला है, यानी कि कपड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीला है। अधमरा, महावीर, वीर है जो महान, यानी कि वीर की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। तो क्या मिला कि पहला पद विशेषण है। ठीक है। पहला पद जो है वो विशेषण है। यहाँ पे देख सकते हैं कि विग्रह करने पर जो पहला पद सब में आया है, नीला, कमल, नीला, पीला, आधा, इसके अलावा महान, पत्तों, मृग, ये सब विशेषण है। एंड किसकी विशेषता बता रही है? तो ये जो दूसरा पद आया है उसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। एंड दूसरा पद यहाँ पे प्रधान है, यानी कि दूसरा पद का जब विशेषता बताया जाए तो वो आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। अब कभी यहाँ पे आप एक चीज सोच सकते हैं कि पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर को तो मैंने आपको बहुव्रीहि समास में भी बताया था। तो बिल्कुल एक शब्द का दो समास हो सकता है। आगे जब हम लोग अपवाद में बात करेंगे तो उसमें ये चीज डिस्कस करेंगे कि एक वर्ड का दो समास कैसे होता है एंड हमें जो है वो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अव्यय का खेला है, अव्यय यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, यानी कि मुख्य हो, पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। आप लोग उपसर्ग एंड प्रत्यय भी पढ़े होंगे। उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो सेम यहाँ पे भी चलता है आपका। अव्यय क्या होगा कि पहला पद होगा एंड वो किसी के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देगा। पहचान कैसे कर सकते हैं? तो पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है, यानी कि अव्यय आपका होगा। जैसे देखिए प्रतिदिन, तो इसका जो विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन। एंड इसको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इसका हम लोग अव्यय को देखने जाएं तो अव्यय इसमें क्या लगा है? प्रति, प्रति प्लस दिन तब जाके बना है प्रतिदिन। आजन्म, आ प्लस जन्म तब बना है आजन्म। एंड इसका विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर। यथासंभव, देखिए अव्यय लगा है। अनुरूप, अनु अव्यय लगा है। भर पेट, भर अव्यय लगा है। प्रतिकूल, प्रति अव्यय लगा है। हाथों हाथ, हाथ अव्यय लगा है, यानी कि पूर्व पद जो है आपका क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अव्यय भाव में आपका पहला पद अव्यय होगा एंड वो प्रधान होता है, वो मुख्य होता है। ठीक है। ट्रिक का इंतजार कीजिए, आपको सभी चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। 2 लाइन का ट्रिक, पूरा समास आपका समाप्त। तत्पुरुष समास, देखिए हम बेसिक आपको इसलिए बता रहे हैं, हम डायरेक्टली आपको ट्रिक भी बता देते, लेकिन बेसिक चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको ट्रिक आसानी से समझ में आए। ठीक है। एक बार आप बेसिक को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आप दोबारा जो है वो समास को कभी भी नहीं भूलिएगा। तत्पुरुष समास क्या है? ये लास्ट टाइप है आपका, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होगा, दूसरा जो पद होगा वो प्रधान होगा। बहुत आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किसी समास में आपका
कौन सा समास में उत्तर पद प्रधान हो जा रहा है, कौन सा समास में आपका पहला पद प्रधान हो जा रहा है, ये आपको याद कैसे होगा। तो हम आपको एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि आपको सभी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी कि किसमें आपका पहला पद प्रधान होगा, किसमें आपका दूसरा पद प्रधान होगा, किसमें दोनों होगा, किसमें किसी कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। सब चीज़ जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजा का कुमार, अगर हम राजकुमार का विग्रह करेंगे तो हमारा क्या होगा, राजा का कुमार, एंड इसको फिर हम लोग समस्त पद बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो ये चिन्ह है कारक चिन्ह वो आपका क्या हो गया, लुप्त हो गया। धर्म का ग्रंथ, यहाँ पे जो कारक चिन्ह है का वो आपका लुप्त हो गया, बन गया धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, यहाँ पे जो कारक चिन्ह है को वो वाला हो गया लुप्त, बन गया रचनाकार। बेसिक चीज जान लीजिए कारक के बारे में। कारक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कारक चिन्ह होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे देख लीजिए, कारक के चिन्ह, कारक के विभक्ति, इस चीज को याद रखिएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे, ठीक है। जब कारक वाला चैप्टर बताएंगे तो उस टाइम हम ये चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये चीज आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो ये बस कारक चिन्ह आप याद रखिए। इसी के अकॉर्डिंग आपका तत्पुरुष समास को बांटा जाता है, तत्पुरुष समास के भेद जो है वो होते हैं। देखिए अब इसी से आपका तत्पुरुष समास का भेद बनता है, लेकिन यहाँ पे तो 8 कारक चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या, तत्पुरुष समास का 8 भेद है? नहीं, कर्ता वाला आपका नहीं होगा, संबोधन वाला आपका नहीं होगा, तो कितना बच गया, बच गया आपके पास 6। एंड इसी के अकॉर्डिंग जो है 2 से लेकर 7 तक, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है तत्पुरुष समास को बांटा गया है, ठीक है। देखिए अब पहला तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। मैंने कारक चिन्ह इसीलिए बताया ताकि जब आप समास का विग्रह करेंगे एंड उसमें जो जिस भी कारक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा वो आपका उसी टाइप का तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कारक चिन्ह को ध्यान में रखिएगा कि किसका कारक जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। देखिए आगे देखते हैं कर्म तत्पुरुष क्या है। तो कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को लोप हो जाता है, को जो आता है उसका लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो ये जो को है वो क्या है, कर्म का विभक्ति चिन्ह था, कर्म कारक का, एंड इसका लोप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को से पता लगा सकते हैं आप कि को किसका विभक्ति है, तो कर्म कारक का, यानी कि ये कर्म तत्पुरुष हो गया, ठीक है। एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, तो एग्जाम में आपको ये समस्त पद दे रखा होता है, ठीक है। जैसे दे देगा कि जेब कतरा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका विग्रह करना है। तो जेब को कतरने वाला, आप क्या सोचिएगा कि जेब कतरा का अगर विग्रह किया जाए तो जेब को कतरने वाला, तो को आया, को किसका साइन है, तो को जो है आपका कर्म कारक का है, यानी कि ये आपका कर्म तत्पुरुष होगा। तो इसी टाइप को आपको सोचना पड़ेगा अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते। उसी तरह चिड़ी मार, यानी कि चिड़िया को मारने वाला, अगर आपके सामने ये शब्द दे दिया तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि चिड़ी मार, यानी कि चिड़िया को मारने वाला, यानी कि को आया है। को अब कौन सा कारक चिन्ह है, तो यानी कि कर्म कारक है, यानी कि आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। तो ऐसे ही आपको सोचना होगा, शब्द आपके सामने रहेगा, उसका विग्रह कीजिएगा, उसमें जो भी आपका कारक चिन्ह आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है आपका करण तत्पुरुष। देखिए अब करण तत्पुरुष में क्या होगा कि इसमें आपको करण कारक का विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा, यानी कि से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है। आपके एग्जाम में सवाल ये सब दे रखा होता है एंड पूछता है कि बताइए ये कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये शब्द का विग्रह करना है, एंड ये शब्द जो है वो जैसे ही आप देखिएगा आपके मन में इसका विग्रह आ जाएगा। जैसे कि मन चाहा, तो आप खुद बोलिएगा कि मन से चाहा, ठीक है, मन से चाहा। तो आप इसका क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आ चुका है से कारक चिन्ह, यानी कि आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष, ठीक है, क्योंकि करण तत्पुरुष का ही आपका जो कारक चिन्ह है वो से होता है।
उसी तरह करुणापूर्ण, करुणापूर्ण यानी कि करुणा से पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण यानी कि से विभक्ति चिन्ह आया है एंड ये आपका जो है करण कारक का चिन्ह है, यानी कि ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। तो जहां जहां भी आप से देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा करण तत्पुरुष, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसका विग्रह करना होगा एंड अगर से आ रहा है तो वो आपका करण तत्पुरुष में चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, के लिए, क्योंकि संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, के लिए। तो देखिए प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला, आपके एग्जाम में सवाल ये सब दे दिया जाएगा कि मान लीजिए कि प्रयोगशाला लिखा हुआ है आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका विग्रह कैसे करेंगे। तो प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला, यानी कि के लिए यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है एंड के लिए आपका किसका कारक चिन्ह है, तो संप्रदान यानी कि संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसी टाइप में आपको सोचना पड़ेगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति यानी कि के लिए आ रहा है एंड के लिए किसका कारक चिन्ह है, संप्रदान के लिए, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। तो कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग ही आपका तत्पुरुष समास को यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। अगला है आपका अपादान तत्पुरुष। तो अपादान जो कारक होता है उसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो से, लेकिन ये जो होता है आपका अलग होने का भाव दिखाता है, ठीक है। तो इसका कारक चिन्ह आप ध्यान में रखिएगा। एंड देखिए शब्द आपका कुछ इस तरह दे रखा होता है कि धनहीन, यानी कि आप जब इसका विग्रह कीजिएगा तो धन से हीन, यानी कि देखिए धन से हीन अलग होने का बोध हो रहा है कि धन से ये जो है वो दूर जा रहा है, तो यहाँ पे से आ रहा है एंड से आपका अपादान का बोध कराएगा, यानी कि अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह देश से निकाला, तो देश से निकालने की बात कही जा रही है, यानी कि दोनों को अलग होने का भाव दिख रहा है एंड यहाँ पे आपका से विभक्ति चिन्ह है, इसी कारण यहाँ पे अपादान कारक यानी कि अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टाइप है आपका संबंध तत्पुरुष, ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष, इसका जो विभक्ति चिन्ह है का, के, की, ये वाला विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति जो है का, के की लुप्त हो जाती है। तो जैसे कि राजा का पुत्र, राजपुत्र, देखिए ये जो का है वो लुप्त हो गया। राजा की आज्ञा यानी कि राजज्ञा, ये आपका की जो है लुप्त हो गया। पर के अधीन यानी कि पराधीन, ये आपका लुप्त हो गया। सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो आपके एग्जाम में ये वर्ड दे रखा होता है समस्त पद एंड बताना होता है कि बताइए कौन सा तत्पुरुष समास है या फिर कौन सा समास है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब शब्दों का आपको विग्रह करना है कि राजपुत्र, तो आप खुद सोचिएगा अपने दिमाग में, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र के बारे में बात कही जा रही है। राजा का पुत्र यानी कि का आ रहा है एंड का कौन सा कारक चिन्ह है, तो है संबंध, ठीक है, संबंध। एंड यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, संबंध तत्पुरुष लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला है आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, तो इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर जो है वो लुप्त हो जाती है। जैसे कि शोक मग्न यानी कि शोक में मग्न, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो विग्रह है में, यहाँ पे जाके वो लुप्त हो गया। पुरुषों में उत्तम, ये जो में है वो यहाँ पे जाके लुप्त हो गया। आप पर बीती, यहाँ पे जो पर है वो आपका लुप्त हो गया, ठीक है। कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, तो ये शब्द दिया रहता है, ये शब्द आपका एग्जाम में नहीं दिया रहता है, आपका ये वाला रहेगा समस्त पद एंड बताने को होगा कि बताइए ये कौन सा तत्पुरुष समास है। तो आपको बताना होगा कि शोक मग्न, जैसे ही अपने दिमाग में सोचिएगा शोक मग्न यानी कि शोक में मग्न, दुख में डूबा हुआ, शोक में मग्न, तो में आ रहा है एंड में आपका कौन सा कारक चिन्ह है, तो अधिकरण में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। और भी एग्जाम्पल है, इसको आप स्वयं जो है वो अपने दिमाग में करके देखिए, सब में आपका ये नियम फॉलो करेगा। अब देखिए कुछ बेसिक चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख है नन्य भेद, नन्य समास, ठीक है। एंड यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। नन्य समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द आता है। नकारात्मक शब्द यानी कि या तो आपको अ देखने को मिलेगा, अन, न, गैर, ना आदि, ये शब्द जो है वो आपको देखने को मिल सकता है उपसर्ग के फॉर्म में, ठीक है। लगे हो, जैसे अधर्म, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा अ क्या है, यहाँ पे नकारात्मक को दिखा रहा है, न धर्म। अयोग्य, न योग्य, अनहोनी, न होनी, अनाचार, यानी कि जहां कहीं भी आपका नकारात्मक का बोध होगा
वहां पे आपका नन्य समास कहलाएगा। ठीक है, नापसंद यानी कि पसंद नहीं किया जा रहा है, नामर्द, नालायक, यहाँ पे हो जाएगा आपका नन्य समास। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप इस चीज को लिख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक अपवाद देख लेते हैं हम लोग, जहां पे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे कि द्विगु और बहुवरी समास में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज को अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चार भुजाओं का समूह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चार आ रहा है, यानी कि संख्यावाचक है, तो जाहिर सी बात है आप टिक कर दीजिएगा, द्विगु समास सही भी है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चार आया है, संख्यावाचक है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अब कोई दूसरा स्टूडेंट होगा, वो सोचेगा कि चतुर्भुज यानी कि चार है भुजाएं जिसके, वो कुछ इस तरह से इसका विग्रह करेगा, चार है भुजाएं जिसके, यानी कि वो सोचेगा विष्णु जी के बारे में बात कही जा रही है, एंड वो यहाँ पे बहुवरी समास जो है वो टिक कर देगा। अब आप सोचिए कि दोनों में से कौन सा सही है। तो देखिए दोनों आपका सही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये वाला सवाल दे दिया जाए एंड दोनों का दोनों ऑप्शन दे दिया जाए, तो उस टाइम आपको कौन सा टिक करना है। तो देखिए उस टाइम आपको बहुवरी समास टिक करना है। ठीक है, ऐसा आपका ग्रामर में नियम है, समास के अंतर्गत नियम है कि जब दो मतलब कि एक शब्द का जो है वो दो समास निकलेगा, तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रधानता है वो आपको बहुवरी समास को देना होगा। ठीक है, द्विगु समास एंड बहुवरी समास, ये दोनों में अगर सबसे ज्यादा प्रधानता, सबसे ज्यादा अगर आपको वैल्यू देना है, ठीक है, महत्व समझना है, तो बहुवरी समास महत्वपूर्ण होगा, इसको आपको यहाँ पे ज्यादा प्रधानता देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको बहुवरी जो है वहां पे ज्यादा टिक करना है, ज्यादा सुटेबल वो आंसर आपका कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट है आपका अगला है पंचवटी, यानी कि कोई एक बच्चा सोचेगा पंचवटों का समाहार। ठीक है, एंड वो कर देगा कि 5 नंबर देख के कर देगा द्विगु समास। दूसरा बच्चा वही सोचेगा कि 5 वटों से घिरा हुआ एक निश्चित स्थल, यानी कि दंडकारण्य में, यानी कि जो वन था आपका रामायण का कहा गया है, में स्थित वह स्थान जहां वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, तो इस अकॉर्डिंग वो लगा देगा बहुवरी समास। तो यहाँ पे भी क्या सही हो जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन आपका दे रखा है तो आपका बहुवरी ज्यादा सुटेबल होगा। दशानन, कोई अपने अकॉर्डिंग सोचेगा कि जिसका 10 आनन है, यानी कि जिसका 10 सिर है, यानी कि 10 संख्यावाचक है, तो लगा देगा द्विगु समास। सेम कोई अलग व्यक्ति सोचेगा, अलग स्टूडेंट सोचेगा कि 10 आनन है जिसके, यानी कि रावण के बारे में बात कही जा रही है, एंड यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद के बारे में संकेत किया जा रहा है, एंड वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देगा कि बहुवरी। लेकिन सही क्या होगा, सही तो दोनों है आपका, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक करना होता है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ आगे देखते हैं, जितना भी समास आपने पढ़ा उसका समरी देख लीजिए। सबसे पहले पदों की प्रधानता के आधार पर समास का अगर वर्गीकरण किया जाए तो देखिए अव्ययी भाव जो समास था उसमें क्या हुआ था कि पूर्व पद प्रधान होता था। ठीक है, एंड पूर्व पद आपका प्रधान था एंड वो अव्यय था। ठीक है, जैसे कि प्रतिकूल, अनुकूल, ये सब क्या था, अव्ययी भाव समास था। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास। तो ये जो तीनों समास था इसमें आपका उत्तर पद प्रधान था। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान है, किस में कौन सा पद प्रधान नहीं है। तो देखिए बस ये टेबल से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान एंड वो अव्यय होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इन तीनों में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। एंड यहां से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछता है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। देखिए 4 समास तो आपका ऐसे ही निपट गया। अव्ययी भाव में पहला पद, तत्पुरुष, कर्मधारय एंड द्विगु में उत्तर पद। द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होता है, जैसे कि माता पिता दोनों पद प्रधान है। ठीक है, आजकल ये हो गया द्वंद्व समास। बहुवरी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे के बारे में बात कही जाती है। तो देखिए 6 समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। और एक ट्रिक याद रखिए इसमें, छोटा सा ट्रिक, इसके बाद जो मेन वाला ट्रिक है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास, कर्मधारय एंड द्विगु कैसे याद रखिएगा, किसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो देखिए तत्पुरुष का त ले लीजिए, कर्मधारय का क ले लीजिए, द्विगु का दी ले लीजिए। ठीक है, आपका बन जाएगा तकदीर, तकदी
इसको याद रखने के लिए तकदीर शब्द से याद रख सकते हैं। तो तकदीर शब्द याद रखिएगा, आपका इसी से समझ में आ जाएगा। त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, दी से द्विगु, ये तीनों जो समास है वो आपका उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। एंड प्राचीन ग्रामर के अकॉर्डिंग यही तीनों समास को जो है एक ही में समाहित किया गया था, यानी कि तत्पुरुष समास के अंदर आपका कर्मधारय था एंड कर्मधारय के अंदर आपका द्विगु था। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए जिसका आपको इंतजार था ट्रिक का, बस ये लाइन, ठीक है, ये 2 लाइन, यहाँ पे बेसिकली तो आपका 3 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली 2 ही लाइन में है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक के मदद से आप पूरे समास को जितना अभी तक आपने पढ़ा सभी को आराम से याद रख सकते हैं। लाइन है कि तत्पुरुषों में विभक्ति, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि विभक्ति जो चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। द्वंद्व में और छिपाया, द्वंद्व में और छिपाया यानी कि द्वंद्व समास में आपका और आता है, जैसे कि माता पिता, इसको जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। ठीक है, यानी कि और जो शब्द है वो आता है। उसके अलावा संख्यावाचक द्विगु, यानी कि द्विगु जो समास होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी कि उसका जो पहला पद होता है वो संख्या होता है। अव्यय में अव्यय आया, अव्यय में अव्यय आया, अव्यय भाव जो समास होता है उसमें अव्यय देखने को मिलेगा। इसके अलावा विशेषण विशेष से जानकर कर्मधारय जाना, यानी कि कर्मधारय समास में आपका क्या होता है कि विशेषण होता है, यानी कि एक शब्द होता है, दूसरा पद उसकी प्रधानता, दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है एंड उसका विशेषता बताई जाती है, जैसे कि नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। तो यहाँ पे ये श्लोक टाइप का है, ये इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा बहुव्रीहि में क्या है कि मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुव्रीहि पहचाना। तो एक बार इस चीज को देखिए, ये आपको एक श्लोक टाइप का लगेगा कि तत्पुरुषों में विभक्ति द्वंद्व में और छिपाया। ठीक है, तत्पुरुषों में विभक्ति द्वंद्व में और छिपाया, संख्यावाचक द्विगु अव्यय में अव्यय आया। देखिए एक श्लोक टाइप का लग रहा है कि तत्पुरुषों में विभक्ति द्वंद्व में और छिपाया, संख्यावाचक द्विगु अव्यय में अव्यय आया, विशेषण विशेष जानकर कर्मधारय जाना, मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुव्रीहि पहचाना। तो एक आपका श्लोक टाइप का लग रहा है एंड आप केवल इस चीज को याद रख सकते हैं, पूरा समास आपका जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तत्पुरुष समास में आपका कारक विभक्ति चिन्ह रहेगा, द्वंद्व में आपका दोनों प्रधान हो जाता है एंड ये जो योजक चिन्ह है उससे कनेक्टेड होता है। संख्यावाचक में पहला पद संख्या होगा, अव्यय में पहला पद अव्यय होगा, कर्मधारय में आपका विशेषण यानी कि विशेषता बताई जाती है एंड बहुव्रीहि में आपका दोनों पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे शब्द के बारे में यहाँ पे जो है वो इशारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां तक था आपका समास। आई होप कि आपको जो है वो समास का जितना भी थ्योरी था पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको समास में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 सभी सवाल को देखते हैं। पहला है आपका, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे? समास। वही वाला यहाँ पे आपका शब्द ना देकर वर्ण लिखा होता तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्णों के मिलन से यहाँ पे संधि का निर्माण होता है, लेकिन जहाँ पे शब्द मिलेगा वहाँ पे होगा समास। ठीक है, संधि वाला क्लास में हम आपको इस चीज को डिटेल में बताएंगे। अगला सवाल है आपका, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षेप यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास यानी कि वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है एंड आपका पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है, यानी कि ये प्रतिदिन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो देखिए, वैसा समास जहां पे आपका विशेष्य की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि नील कमल, यानी कि कमल नीला है, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है किसी की,
तो देखिए ऑप्शन से देखते हैं चक्रपाणी, यानी कि जिसके पानी में चक्र है, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है, तो किसको कहते हैं? विष्णु जी को। एंड वैसा समास जहाँ पे दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरा पद की प्रधानता होती है, किसी तीसरे पद के बारे में इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। नीलोत्पलम, इसका अगर संधि समास विग्रह किया जाए तो हो जाएगा नीलम उत्पलम, यानी कि नीला कमल। ठीक है, अब देखिए कमल जो है वो यहाँ पे क्या है? नीला कलर है, कमल की विशेषता बताई जा रही है। एंड कर्मधारय समास में यही गुण होता है कि किसी चीज का यहाँ पे विशेषता बताया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। चतुर्युगम, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो पद है वो है संख्यावाचक, तो कह सकते हैं कि संख्यावाचक समास किसको कहते हैं? द्विगु समास को। ठीक है, माता पिता दोनों पद प्रधान है, यानी कि ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। एंड बीच में आपका योजक चिन्ह है, तो जाहिर सी बात आपका ये कहाँ पे होता है? द्वंद्व समास में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान है। देखिए दोनों पद अप्रधान है, वहां पर कौन सा समास होता है? तो जहां पे दोनों पद अप्रधान होता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, तो वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। ये वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने चक्रपाणी में देखा, जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, तो यहाँ पे किसको कहा जाता है? भगवान इंद्र को कहा जाता है। एंड यहाँ पे किसी तीसरे पद की बारे में संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देवासुर, यानी कि देव और असुर। देव और असुर के बारे में बात कही जा रही है। एंड यहाँ पे दोनों जो है वो मुख्य पद है, तो यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास। अगला सवाल है आपका, देशांतर में कौन सा समास है? तो देखिए अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो होगा आपका देश से अंतर। ठीक है, देश से अंतर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कारक विभक्ति चिन्ह आ गया है। एंड कौन सा समास में आपका कारक विभक्ति चिन्ह देखने को मिलता है? तो तत्पुरुष समास में। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है, जो कि सवाल में नहीं है। द्विगु समास में आपका संख्यावाचक होता है, जो कि सवाल में नहीं है। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे की प्रधानता के बारे में बात कही जाती है, जो कि सवाल में नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दीनानाथ में कौन सा समास है? देखिए दीनानाथ, यानी कि अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो होगा दीनों का नाथ। ठीक है, दीनों का नाथ। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि कारक विभक्ति चिन्ह है। कारक विभक्ति चिन्ह किस में होता है? तो तत्पुरुष समास में। लेकिन ऑप्शन में तो आपका तत्पुरुष समास नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्मधारय समास है वो आपका तत्पुरुष के अंदर ही देखने को मिलता है। भले यहाँ पे विशेषता बताई जाती है, लेकिन ये मिलता है आपका तत्पुरुष समास के अंदर ही। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस सवाल के अकॉर्डिंग आपका जवाब जो है ये वाला सही हो जाएगा। अगर इस तरह के सवाल में आपका तत्पुरुष समास देखने को नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो आप वहाँ पे कर्मधारय समास टिक कीजिएगा। बहुव्रीहि समास के बारे में आपको मालूम होगा, किसी तीसरे की प्रधानता के बारे में बात कही जाती है। द्विगु समास में संख्यावाचक, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन यानी कि मुख का दर्शन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? कारक चिन्ह का। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास यानी कि दोनों पद अप्रधान होता है एंड किसी तीसरे की प्रधानता यहाँ पे दिखाई जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पंचानन, यानी कि 5 आनन है जिसके, 5 मुख है जिसके, यानी कि शंकर जी के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिभुवन, त्रि है यानी कि ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, निशाचर यानी कि निशा में चरने वाला, निशा में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला, तो राक्षस को कहा जाता है। एंड ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी तीसरे की प्रधानता दिखाई जा रही है। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चौराहा यानी कि संख्यावाचक आ गया, तो संख्यावाचक आ गया कहने का मतलब द्विगु समास यहाँ पे हो गया। 10 मुख में कौन सा समास है जिसका मुख 10 है, यानी कि 10 मुखों वाला, 10 मुख? तो यहाँ पे हो जाएगा किसी तीसरे की प्रधानता दिखाई जा रही है, यानी कि 10 मुख किसको कहा जाता है? रावण को। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है,
नेक्स्ट है सुपुरुष में कौन सा समास है? तो देखिए सुपुरुष, तो सुपुरुष कहने का मतलब सुंदर पुरुष। तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि जो पुरुष है वो है सुंदर। तो विशेषता कहाँ पे बताई जाती है? कर्मधारय समास में। इसी कारण यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? कर्मधारय समास में, क्योंकि यहीं पे आपका विशेषता बताया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो किसमें आपको द्विगु समास देखने को मिल रहा है? तो सप्ताह में, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है एंड पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो वहाँ पे आपका द्विगु समास देखने को मिलता है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो देखिए कर्मधारय समास किसके अंदर देखने को मिलता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास यानी कि संख्यावाचक होना चाहिए। तो देखिए त्रिभुवन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि चतुरानन, यहाँ पे भी तो संख्यावाचक है, लेकिन चतुरानन में कहने का मतलब हो जाएगा चतुर आनन है जिसका, यानी कि ब्रह्मा जी के बारे में बात कही जाती है। एंड ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दिन रात ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सवाल है वो पूछा है द्विगु समास, तो संख्यावाचक त्रिभुवन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण, द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद प्रधान होता है, योजक चिन्ह से जुड़ा होता है, रुपया पैसा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चौराहा क्या है? चौराहा ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। पीताम्बर, जिसका अंबर पीला है, जिसका कपड़ा पीला है, यानी कि कृष्ण जी के बारे में बात कही जाती है। एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेत्रहीन हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। देखिए अव्यय भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो अगर इसका सही विग्रह किया जाए तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाप पुण्य। देखिए पाप पुण्य दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही होगा। देश प्रेम, देश से प्रेम, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कारक विभक्ति चिन्ह, यानी कि 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परमेश्वर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर में कौन सा समास है? तो 25 का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है कि वो यहाँ पे परम है, तो यहाँ पे विशेषता के बारे में बात कही जा रही है, कर्मधारय बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लंबोदर, जिसका उदर लंबा है, यानी कि गणेश जी के बारे में बात कही जाती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता के बारे में बात कही जा रही है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। मैंने आपको बताया प्राचीन ग्रामर में 4 भेद होता था, लेकिन अब जो है आपका 6 भेद है। ठीक है, अनायास में कौन सा समास है? अनायास यानी कि यहाँ पे आपका देखिए मैंने जब आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया था तो वहाँ पे लास्ट में नन समास के बारे में भी बात किया था, जिससे नकारात्मकता का बोध होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका नन्य समास हो जाएगा। अनायास यानी कि ना आयास, बिना प्रयत्न का, तो यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है, नन्य समास यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला, गायों के लिए शाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए कर्मधारय में तो विशेषता बताई जाती है, द्विगु में संख्यावाचक, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, ये तीनों तो गुण यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। नवग्रह, नवग्रह यानी कि 9 ग्रह के बारे में बात कही जा रही है, यानी कि संख्यावाचक, द्विगु यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी यानी कि हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। ठीक है, विद्यार्थी तत्पुरुष समास यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्या का अर्थी, क्योंकि विद्या का अर्थी का विभक्ति चिन्ह है, कारक विभक्ति चिन्ह, तो ये आपका तत्पुरुष समास में देखने को मिलता है। ठीक है, कन्यादान यानी कि कन्या का दान, तो कन्या का दान का देखने को मिला, कारक विभक्ति चिन्ह आपका हो जाएगा सीधा सीधी तत्पुरुष समास। अगला सवाल है आपका सागपात में कौन सा समास है? देखिए सागपात दोनों पद यहाँ पे प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, तो आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, कर्मधारय क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे विशेषता तो बताई नहीं जा रही है किसी की। द्विगु समास, संख्यावाचक के बारे में बात नहीं कही जा रही है। अव्यय भाव नहीं होगा क्योंकि अव्यय यहाँ पे है नहीं। ठीक है,
तो ओवरऑल कहा जाए तो द्वंद्व यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके स्पेलिंग में मत जाइएगा, ये टेस्ट का जो है यहाँ पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मेट के कारण यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को ऐसा लिखा गया है। बाकी ये इसको आप द्वंद्व ही समझिएगा, ठीक है। अगला है नीलकमल में कौन सा समास है, यानी कि कमल जो है वो नीला है, कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता कहाँ पे बताई जाती है, कर्मधारय समास, ठीक है। चतुर्भुज में कौन सा समास है, जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, यानी कि बहुव्रीहि समास के बारे में बात कही जा रही है। चतुर्भुज किन्हें कहा जाता है, तो चतुर्भुज यहाँ पे किनको कहा जाएगा, विष्णु जी को, यानी कि बहुव्रीहि समास यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन में आपका कौन सा समास हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, तो हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वनवास में कौन सा समास है, वनवास, ठीक है। तो वनवास में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि वनवास का अगर समास विग्रह किया जाए तो वन में रहने वाला व्यक्ति यानी कि वन में वास करने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। विशेषता के बारे में बात कही नहीं जा रही है, द्वंद्व दोनों पद प्रधान है नहीं, यहाँ पे बहुव्रीहि समास किसी तीसरे पद की प्रधानता यहाँ पे दिखाई जा नहीं रही है, तो ओवरऑल आपका तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, तो 5 वटों का समूह, यानी कि द्विगु समास, संख्या के बारे में बात कही जा रही है, तो द्विगु समास यहाँ पे सही हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीला है जिसका अंबर, यानी कि कृष्ण जी के बारे में बात कही जाती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता के बारे में बात कही जाती है, तो इसी कारण से बहुव्रीहि समास यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है नरोत्तम, यानी कि नरों में उत्तम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तत्पुरुष समास, नरों में उत्तम में कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है आजन्म, यानी कि जन्म पर्यंत, जीवन भर कह सकते हैं, शब्द डैश का उदाहरण है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आजन्म जो है यहाँ पे अव्यय देखने को मिल रहा है, आ, ठीक है, आ प्लस जन्म, तो अव्यय देखने को मिल रहा है, तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा अव्यय भाव समास। नेक्स्ट है युधिष्ठिर, यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, एंड किसके बारे में बात कही जा रही है, युधिष्ठिर के बारे में, किसी तीसरे की प्रधानता के बारे में बात कही जाती है, तो 42 का यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गगनचुंबी, गगन को चुंबने वाला, तो यहाँ पे गगन को चुंबने वाला के बारे में बात कही जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि गगन को यहाँ पे कारक विभक्ति चिन्ह देखने को मिल रही है, अव्यय तो यहाँ पे है नहीं, किसी के विशेषता के बारे में बताया जा नहीं रहा है, किसी तीसरे की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है, तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया, तत्पुरुष यहाँ पे सही हो जाएगा। तो समास में एक चीज आप कर सकते हैं कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन को हटाना स्टार्ट कीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपका सॉल्व किया, ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। धक्का मुक्की, दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, तो आपका द्वंद्व समास बिल्कुल सही होगा। त्रिफला, पहला पद संख्यावाचक है, संख्यावाचक किसका होता है, द्विगु का, तो द्विगु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तन मन धन, देखिए सारा पद प्रधान है, सभी पदों के मध्य में आपको योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कहाँ पे होता है, द्वंद्व समास में, तो यहाँ पे 46 का द्वंद्व सही हो जाएगा। चक्र पानी, जिसके पानी में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, कृष्ण जी के बारे में बात कही जाती है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, किसी तीसरे पद की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगला है पाप पुण्य, देखिए पाप पुण्य दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास यहाँ पे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी, ये वाला शायद पहले मैंने सॉल्व करके बताया, पंचवटी 5 वटों का समूह, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाचक देखने को मिल रहा है। मृग नयनी, देखिए नयन जो है, आंख जो है वो मृग के समान है, तो नयन की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, आंख की विशेषता बताई जा रही है कि वो मृग के समान है, ठीक है। तो देखिए 50 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कर्मधारय समास, ठीक है, ये ऑप्शन उल्टा हो गया है, तो ये वाला आपका कर्मधारय समास बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दाल रोटी किस प्रकार का समास है, दाल रोटी दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास करेक्ट। नेक्स्ट है आपका आजीवन किस प्रकार का समास है, तो आजीवन यानी कि जीवन भर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अव्यय भाव समास, ठीक है, आ लगा है, आ प्लस जीवन, तो यहाँ पे अव्यय जुड़ा हुआ है, अव्यय भाव समास सही हो जाएगा। ये रहा आपका आज के क्लास का लास्ट सवाल, एंड इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने थ्योरी का क्लास देख लिया है एंड इसका आज एमसीक्यू वाला क्लास देख लिए हैं तो आपको दोबारा जो है समास चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका आज का क्लास एंड इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल में अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो